एक बार फिर से आप लोगों के साथ हैं दोबारा से, और दूसरी कहानी के दूसरी गाथा के रूप में हम लोग कोशिश करेंगे कि चंबा की तरफ चला जाए। चलेंगे चंबा? जी गुरुजी। जी गुरुजी। चंबा की तरफ चलते हैं और चंबा की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हिमाचल में जो चंबा की संस्कृति है वो सबसे ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ मानी जाती है। उनकी अपनी संस्कृति है, अपना रहन सहन है, अपना खान पान है, अपनी भाषा है, सब कुछ है। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एक संपूर्ण परिवेश है, वो एक संपूर्ण जीवन शैली है। चंबा के परिवेश को समझने के लिए या जानने के लिए व्यक्ति को एक मजबूत मानसिकता चाहिए। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होगा तो वो समझ सकेगा, उनकी शैली को समझ सकेगा, उनके व्यवहार को समझ सकेगा। और अगर मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं हुए तो शायद ही समझ पाए। चलिए आज हम लोग एक लोक गाथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि जो चंबा की संस्कृति है उसमें क्या अच्छा है, क्या कमी है, क्या उसमें बुराई है। जाहिर सी बात है, जहां सकारात्मकता होगी वहां नकारात्मकता भी होती है। जहां अच्छा परिवेश होगा वहां थोड़ा बहुत कोई ना कोई कमी भी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नई लोक गाथा हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं वो है कुंजू और चंचलो। कुंजू और चंचलो चंबा की ही नहीं, अब तो समस्त हिमाचल की प्रसिद्ध लोक गाथाओं में से एक है। और इस लोक गाथा में जहां एक प्रेम कथा का वर्णन देखने को मिलता है, जहां एक प्रेम की जो नन्ही सी कली है, कोंपल है, वो खिलती हुई नजर आती है, वहीं पर जो सामाजिक विद्वेष हैं, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, उनकी टकराहट देखने को मिलती है। और उस टकराहट के चलते जो आम जनजीवन है वो किस तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखर जाता है, वो हमें यहां से देखने को मिलता है। कुंजू और चंचला जो है वो चंबा के ग्रामीण क्षेत्र की एक गाथा है। चंबा में किसी गांव में कुंजू और चंचला दो लोग रहते थे। जो कुंजू है उसका परिवार उच्च जाति से संबंध रखता है। उच्च जाति से संबंध रखने का मतलब है कि कुछ लोग अपने आप को स्वर्ण मानते हैं। जाति से स्वर्ण मानेंगे, कर्म चाहे जैसे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैचारिकता चाहे जैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मानसिक रूप से चाहे वो कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनको केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि हम लोग उच्च जाति से संबंध रखते हैं। कबीर ने कहीं इस संबंध में एक छोटा सा दोहा कहा था, शायद आप लोगों को भी पता हो। स्वर्ण कलश सूरे भरया, सुना है? साधु निंद्या सोई, है ना? कि सोने के कलश में अगर आप मदिरा भर देंगे तो उसकी निंदा ही होगी, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। कारण ये कि जो काम अच्छा है, जो बेहतर है, जो समाज को प्रेरित करता है, जो मानसिकता को मजबूत करता है, वही कार्य समाज के लिए लाभदायक है। बाकी आप कैसे हैं, कौन सी जाति से हैं, कितने धनवान हैं, कितना समाज में नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जीवन एक चक्र है। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि जीवन एक चक्र है, चलता, और उस चक्र में हर व्यक्ति को छोटे या बड़े अवरोधों से गुजरना पड़ता है। अमीर होगा तो वो मानसिक रूप से चिंता में होगा, गरीब होगा तो भी वो मानसिक रूप से चिंता में होगा। अमीर को चिंता है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसके पास विकल्प बहुत सारे हैं, उसके पास खाने का भंडार है, इसलिए वो रोज सोचता है कि क्या बनाऊंगा, क्या खाऊंगा। और जो गरीब है वो भी यही सोचता है कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं कुछ भी। कहां से लाएगा, कैसे बनाएगा, क्या पकाएगा, क्या खाएगा, क्या परिवार को खिलाएगा, कैसे भरण पोषण करेगा, उसको भी यही चिंता। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन उच्च जाति से है, कौन निम्न जाति से है, कौन बहुत बड़ा है, कौन बहुत छोटा है, कौन लंबा है, कौन पतला है, कौन मोटा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मानसिकता कैसी है वो फर्क पड़ता है। आपके व्यवहार से समाज को क्या मिल रहा है वो फर्क पड़ता है। आप समाज को क्या शिक्षा दे रहे हैं वो फर्क पड़ता है। आप कैसे प्रेरित कर रहे हैं समाज को अच्छी तरक्की करने के लिए या उन्नति करने के लिए या प्रगति करने के लिए, वो फर्क पड़ता है। आपके व्यक्तित्व से कितने लोग प्रभावित हैं वो फर्क पड़ता है। जो गाथा है, उस गाथा में दो पात्र हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। गाथा में दो पात्र हैं, एक कुंजू है और एक चंचलो है। जो कुंजू है वो उच्च वर्ग को नेतृत्व दे रहा है, अमीर घराने का है, पिताजी जो हैं उसके वो साहूकार हैं। अब चंबा में आप लोगों को इस बात का पता होगा कि जो आर्थिक रूप से समृद्धि मानी जाती है, अभी तक का तो पता नहीं, वर्तमान परिवर्तन कितना हुआ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ वर्षों तक पहले तक जिसके पास जितने ज्यादा मवेशी होंगे, पशु होंगे, भेड़ बकरियां होंगी, वो उतना ज्यादा अमीर माना जाता था। ये उस जनपद की संस्कृति है। अब जो कुंजू के पिताजी हैं वो भी इसी दृष्टिकोण में धनवान है, ढेर सारे मवेशी उनके पास हैं, भेड़ बकरियां उनके पास हैं, जो धन उनके पास है, पैसा उनके पास है, उसको भी वो गांव में लोगों को थोड़ा थोड़ा करके कर्ज पे देते हैं और उससे उसका ब्याज वसूल करते हैं, वो उनका कार्य है। दूसरी तरफ जो चंचलो है
उसके पिताजी निर्धन है, निम्न जाति के हैं, और निर्धन इस दृष्टि से हैं क्योंकि उनके पास ना तो ज्यादा मवेशी है, ना भेड़ बकरियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो थोड़े बहुत हैं वही, उसी से गुजारा चलता है। अब गांव की परंपरा है, उधर से कुंजू अपनी भेड़ बकरियों के साथ भेड़ बकरियों को चराने आता है, उधर से चंचलो जो है वो अपनी भेड़ बकरियां लेकर चराने आती है। दोनों का रोज का मेल मिलाप है। भेड़ बकरियां अपने चरने में व्यस्त हो जाती हैं, वो दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। धीरे धीरे उनकी बातचीत जो है वो घनिष्ठता में बदलती है, घनिष्ठता दोस्ती में बदल जाती है, और वही दोस्ती जो है वो धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। दोनों का रोज का है, वो भी बकरियां लेके या भेड़ बकरियां लेके आएगा, वो भी भेड़ बकरियां लेके आएंगी, उनको चरने के लिए छोड़ देंगे और खुद वो वहां बैठे रहेंगे। अब जब इस तरह की बातचीत है, दोनों में आकर्षण है, दोनों में प्रेम है, दोनों में घनिष्ठता है, तो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग अपने ये जो प्रेम की बात है वो माता पिता को बताएं या उनको समझाएं। अभी वो सोच ही रहे होते हैं कि गांव के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीच में जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर वो परिवारों को ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां पर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि जिनके मन में जात पात का कीड़ा रहता है, कुंजू और चंचलो अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठे हुए थे, और कोई गांव का तीसरा व्यक्ति जो है वो उन्हें एक साथ बैठे हुए देख लेता है। लोग अपनी खुशी से इतने खुश नहीं होते जितना दूसरे को दुखी देख के खुश होते हैं। उस व्यक्ति ने वही बात वहां से उठाई और कुंजू के घर में जाके बोल दी कि कुंजू तो वो ये पास वाले गांव का जो व्यक्ति है उसकी बेटी के साथ बैठा हुआ था। अब जो कुंजू के पिताजी हैं वो थोड़ी समझदारी दिखाते हैं, वहां थोड़ी देर के लिए समझदारी दिखाते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भेड़ बकरियां लेके गए हैं, चराने गए हैं, साथ बैठ गए तो क्या, खेलने कूदने की उम्र है, खेल रहे होंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसका कुछ और मतलब लेके चले। लेकिन जो व्यक्ति था ना उसको उस बात की तसल्ली नहीं हो रही थी, उसको इस बात से, जो कुंजू के पिताजी थे उस बात से, कुंजू के पिताजी की बात से उसको मन को शांति नहीं मिल रही थी कि इसके मन में वो जो आग में लगाना चाहता था, चिंगारी जो मैं छोड़ना चाहता, वो तो हो ही नहीं रही, वो तो सुलग ही नहीं रही। वो फिर कहता है कि महाराज आप सोचिए, आप इतनी बड़ी जाति के हैं, इतने धनवान हैं, आपका समाज में इतना नाम है, इतना रसूख है, कहां आप और कहां वो निम्न जाति का व्यक्ति दूसरे गांव का, और उसके घर में तो खाने के भी बांधे हैं, आप तो बड़े दिल वाले हैं, लेकिन उनका क्या।
कुंजू के पिता ने यहां भी धैर्य बनाए रखा। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी किसी के पास कुछ हो जाता है, कभी किसी के पास नहीं होता है, तो छोटे बड़े की तो बात ही कोई नहीं है। बोलते नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल को ऐसा ना हो वो लोग आपके गले पड़ जाएं। जब ये बात सामने आई तो कुंजू के पिताजी के दिमाग में बात घर कर गई कि ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसी समस्या तो नहीं आने वाली। उन्होंने फिर उस व्यक्ति को कहा कि कोई समस्या नहीं है, अगर ऐसी भी समस्या आ जाएगी, वैसे तो है नहीं पर आ भी जाएगी तो हम वो स्वीकार कर लेंगे। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब व्यक्ति को और ज्यादा चुभन होती है कि मैं जहां इसको ले जाना चाह रहा हूं वहां वो जा नहीं रहा। उसने फिर कहा कि महाराज, अपनी इज्जत का ख्याल रखिए, उनकी तो कोई इज्जत नहीं, उनका कोई सम्मान नहीं करता, आपका सारे सम्मान करते। और उनके साथ आपका जुड़ना या आपके परिवार का जुड़ना, इतने बड़े साहूकार का एक गरीब के घर जाना या निम्न जाति के घर जाना अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता। जब इस तरह की बात सामने आई तो कुंजू के पिताजी का मन भी जो है ना, वो थोड़ा सा डगमगा गया। उनके मन में भी वो बात आ गई कि हाँ, समाज में मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, मैं इस समाज का प्रतिष्ठित आदमी हूं, लेकिन उनके साथ संबंध बनना ठीक नहीं है। जैसे ही शाम को कुंजू घर आता है, वो कुंजू से बातचीत करते हैं। कुंजू अपनी बात जो है वो उनको बता देता है। वो कहता है कि मैं चंचलों से बहुत प्यार करता हूं, मेरा उससे प्रेम है और हम लोग विवाह करना चाहते हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, अपना एक जीवन शुरू करना चाहते हैं। वो कुंजू के पिता को बहुत बुरा लगता है। वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, तेरे साथ उसका विवाह नहीं हो सकता और उससे कोई संबंध नहीं जुड़ सकता, और हम दोनों में आपस में कोई बराबरी नहीं है, कोई तालमेल नहीं बैठता, ना हमारी जाति उससे मिलती है, ना हमारा रहन सहन उससे मिलता है। हम लोग समाज के उच्च वर्ग से हैं, वो निम्न वर्ग से हैं, हम धनवान हैं, वो निर्धन है। कुंजू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता होगा वो अलग बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, मैं उसी से विवाह करूंगा। इस बात पे कुंजू अड़ जाता है और कुंजू के पिताजी इस बात पे अड़ जाते हैं कि तेरा विवाह मेरी मर्जी से होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। और इस तरह से दोनों में विवाद हो जाता है। दूसरे दिन जो कुंजू है, उसके पिताजी उसको अपनी तरफ से आदेश ही देते हैं कि जाओ इधर से, कोई बकरियां नहीं चरानी है तुझे, मैं कहीं कुछ सीखने के लिए भेज रहा हूं, वहां चले जाओ। उसको वो घर से दूर भेज देते हैं। दूर भेज के उसको जो भी कुछ सिखाना था सिखा के उसको सेना में भर्ती करवा देते हैं। अब सेना में भर्ती हो गया तो सेना के नियमों के हिसाब से रहना पड़ेगा। काफी दिनों तक जब कुंजू चंचलों को नहीं मिलता है तो चंचलों भी परेशान होती है, अपने पिताजी को बताती है, सारी बात बता देती है। और दूसरी तरफ से कुंजू के पिताजी चंचलों के पिताजी को डांटने आ जाते हैं कि तू अपने बच्चों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है, उनको रोकता नहीं है, उनको समझाता नहीं है। दोनों में लड़ाई होती है, यहां तक कि चुनौती दे के आ जाते हैं कि अगर इस तरह की बात सामने दोबारा से आई तो आपको इस गांव से भी निष्कासित करवा दूंगा। अब निम्न जाति के हैं, निर्धन हैं, अपने आप को वो समेट लेते हैं। और कुंजू के पिता
उनको ये भी कहते हैं कि अगर चंचलों की शादी अपनी जाति में करवाओ और अगर तेरे पास पैसे नहीं है मैं देता हूं, करवा और हमसे दूर कर। उधर चंचलों के पिता कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जितना मेरे पास है उतने में मैं इसकी शादी करवा लूंगा। चंचलों के लाख कहने के बावजूद भी जो चंचलों के पिता है वो भी नहीं मानते हैं और उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से करवा देते हैं। शादी करके जो चंचलो है वो अपने पति के घर चली जाती है। उधर कुंजू जब सेना में भर्ती होता है तो घर वापिस आता है। घर वापिस आके चंचलों को ढूंढता है तो लोगों से उसको पता लगता है कि इस तरह से चंचलों ने शादी कर ली। वो बहुत दुखी होता है, बहुत नाराज होता है और जहां उसकी शादी होती है वहां उसके साथ मिलने को चला जाता है। चंचलों के साथ मिलकर वो बताता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया, तूने चुपके से शादी कर ली, अपनी दुनिया बसा ली और मुझे दुखों के गर्त में धकेल दिया। वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन चंचलो सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहती और बाद में जाते जाते उसको ये समझाती है कि ये सब कुछ जो किया धरा है वो तुम्हारे पिता का है। उन्होंने मेरे पिताजी को बाध्य किया और हम दोनों के जीवन बर्बाद किए। कुंजू जाते जाते उसको कहता है कि चिंता नहीं करनी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जो चंचलो है वो कहती है कि अब मेरे से नहीं मिलना, क्योंकि मैं अपनी वफादारी जो है वो अपने पति की तरफ दिखा रही। लेकिन बातचीत कुछ ऐसी हो रही है कि चंचलों के मन में उसके लिए अभी भी जगह है। तो वो जाते जाते कुंजू को कहती है कि इधर वापस आने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ लोग तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं, क्योंकि उनको भी इस बात का पता चल चुका है। तो ऐसा ना हो कि कहीं तुम आओ और वो तुम्हें गोली मारकर तुम्हारी हत्या कर दें, तो मुझे इस बात से बहुत दुख होगा। जाते जाते कुंजू उसको अपनी तरफ से एक मुद्रिका जो है, अंगूठी जो है वो भेंट करके जाता है कि ये मेरी निशानी के रूप में आप हमेशा मेरे अपने साथ रखना। कुंजू घर चला जाता है। घर जाके वो अपने पिताजी से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उनको वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ आपने इतना बड़ा छल कर दिया, अपने बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, आप समाज को और क्या सिखाएंगे। लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको कहते हैं कि इससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, ये संस्कृति का अच्छा वेता आदमी है, शिक्षाविद है और हमें सिखाएगा, हमारी प्रेरणा का केंद्र बनेगा, हमारे लिए आदर्श बनेगा। लेकिन मुझे तो आप में आदर्श वाला कोई स्वरूप नजर ही नहीं आता। कुंजू के पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी सारी संपदा, मेरा सारा धन, मेरा सब कुछ तेरा है, मैंने तेरे लिए ये सब कुछ किया है और तेरी अच्छी जाति में तेरी शादी करवाऊंगा, घर बसाऊंगा। लेकिन कुंजू नहीं मानता, वो घर छोड़ के चला जाता है और जब वो घर छोड़ के चला जाता है तो वो कभी भी वापस घर नहीं आता है। ना तो उसका परिवार उसकी शादी की खुशियां मना पाता है और ना ही कुंजू और चंचलो आपस में मिल पाते हैं। अब समस्या ये है कि एक छोटी सी बात जो संस्कृति के लिए प्रेरणा का केंद्र बन सकती थी, वो ये कि अगर दोनों माता पिता आपस में विचार विमर्श करते और सही दृष्टिकोण, मजबूत दृष्टिकोण के साथ वो व्यवहार करते और व्यवहार करने के बाद अच्छा निर्णय लेते, तो शायद
उस संस्कृति के लिए ये सच में आदर्श होता। इस तरह का जो परिवेश है, इस तरह की जो संस्कार हैं, वो जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, हमारे जीवन को मजबूत कर सकते हैं और हमारी संस्कृति को समृद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात ने और कहने के तरीके ने दो परिवारों को बलि चढ़ा दिया। आज भी लोग कुंजू और चंचलों के उस निश्चल प्रेम को याद करते हैं। उन्हें गाथा के रूप में लोगों को सुनाया जाता है। आज भी उनको प्रेरणा का केंद्र मानकर ये माना जाता है कि जाति और पाति, ये उच्च विचार, ये निम्न विचार, ये उच्च वर्ग, ये मध्यम वर्ग, ये निर्धन, ये अमीर, ये सब कुछ समाज में कुछ नहीं होता अगर आपकी मानसिकता मजबूत है तो। अगर आप समृद्ध हैं मानसिक रूप से तो आपके पास हर तरह की समृद्धि दौड़ी चली आएगी। और आप हर तरह से समृद्ध हैं लेकिन मानसिक रूप से निर्धन है तो जो आपके पास होगा भी वो भी चला जाएगा। जिस तरह से कुंजू और चंचला अलग हुए, कुंजू और कुंजू के पिता अलग हुए, वो इसी परिवेश का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि वो परिवार जो है वो पूरी तरह से खंडित हो गए, बिखर गए, सब कुछ होने के बावजूद। तो समाज में कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो भी निर्णय लेना है सोच समझ कर लेना है, दूसरे के कहने पर नहीं लेना है। भरोसा अपने ऊपर करना है, अपने कर्म पर करना है, अपनी मानसिकता पर करना है, अपने मस्तिष्क पर करना है, अपनी सोच पर करना है। दूसरे के कहे अनुरूप नहीं चलना है। सुनो सबकी, लेकिन निर्णय लेने से पहले अपनी मानसिकता की कसौटी पर उन बातों को परखो, जांचो, तलाशो, उसकी पड़ताल करो अच्छे से। और जो बेहतर और स्वस्थ निर्णय सामने आता है, जो समाज के लिए भी लाभदायक हो, जो अपने परिवार के लिए भी लाभदायक हो, जो अपने लिए भी लाभदायक हो, उसके साथ व्यवहार करो। इस तरह से ये जो गाथा है वो यहाँ आके समाप्त होती है। आज भी कुंजू और चंचलों का ये जो गाथा है वो पूरे हिमाचल में बड़े शौक से गाई जाती है, बड़े स्नेह से गाई जाती है, बड़े प्रेम से उनका नाम लिया जाता है, उन्हें स्मरण किया जाता है। वो इसलिए नहीं कि वो उच्च और निम्न जाति के थे, वो इसलिए क्योंकि उनका प्रेम निश्चल था, उनकी मानसिकता निश्चल थी, स्वच्छ थी और स्वस्थ थी। तो इतनी सी बात है, हमें भी हर चीज, हर निर्णय जो है वो सोच विचार करके लेना चाहिए। नमस्कार। आप लोगों को समझ आ रही मेरी बात? जी गुरुजी। चलिए, ये दो गाथाएं थी, दो कथाएं थी जो आपको मैंने आज सुनाई। इनको याद रखिएगा। यथा संभव हुआ तो इन दोनों गाथाओं को भी आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने ऐसे छोटा मोटा बनाने की कोशिश की थी, शाम को गाथा आप तक पहुंचाई है, इनको भी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।